नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रभा साक्षी न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में एक बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों इस पर इतना भारी विवाद हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एसबीआई को फटकार लगाई है? इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट रवि शॉ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आम भाषा में समझाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से ये कोई भी आम व्यक्ति या फिर कोई कंपनी चुनावी पार्टी को दे सकती है, किसी भी पार्टी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2018 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, ताकि जो साधारण लोग हैं, बिजनेस हाउसेज है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकें। अब डोनेशंस 2018 के पहले क्या होता था, जो लोग हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन तब भी देते थे, बट उस टाइम पे लोग कैश में डोनेशन देते थे, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इसके थ्रू रोल आउट हो जाता था और लोगों को पता नहीं चलता था कि ब्लैक मनी इस तरीके से रोल आउट हो जा रहा है और किसने चंदा दिया, कैसे दिया, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। या फिर अगर किसी कंपनी ने भी कैश के थ्रू अगर चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो अपने बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करती थी कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मैंने चंदा दिया। 2018 के बाद में एक्चुअली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में इन्फोर्स हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ था बजट में, जिसको कानूनी भाषा में फिनांस एक्ट बोलते हैं। फिनांस एक्ट 2017 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आई कि कोई पर्सन, कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाय वे ऑफ डिनोमिनेशन, मीन्स डिनोमिनेशन इन द सेंस लीगली, मीन्स बाय वे ऑफ अकाउंट, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। उसने एसबीआई को ऑथोराइज किया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। सर्टेन लिमिट दे दिया कि 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, इस तरीके से आप एक नंबर, काइंड ऑफ एक नंबर, जैसे हम लोग नोट देखते हैं 1,000 का, 500 का, 2,000 का नोट होता है, उस तरीके उस नंबर्स में आप बॉन्ड खरीद करके जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हैं आप उसको चंदा दे सकते हैं। अब और सरल भाषा में अगर हम लोग समझे, तो हम लोग आज के डेट में फ़ोन पे, जीपे, अमेज़न वगैरह यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने किसी अपने फ्रेंड को एक ऐप शेयर किया, तो वहाँ से मुझे रेफरल कोड मिल जाता है। उस कोड को अगर हम अपने ऐप में रिडीम करते हैं या पुट करते हैं तो मुझे कुछ कैशबैक मिलता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसी तरीके का कुछ है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को चंदा देना चाहता हूँ, मैं एसबीआई में जाऊँगा। एसबीआई में मेरा अकाउंट होना चाहिए, इट मे बी नोटेड, एसबीआई में मेरा अकाउंट होना चाहिए, इट मस्ट बी केवाईसी कंप्लाइंट। 1,00,000 रुपया मैं टीएमसी पार्टी को चंदा देना चाहता हूँ, 1,00,000 रुपये का मैं चेक काटूंगा। एक एसबीआई मुझे एक कूपन या समझ लीजिए रेफरल कोड मुझे दे देगी। उस रेफरल कोड को ले जा करके मैं टीएमसी पार्टी को दे दूंगा, ये लीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े। मगर 15 दिन के अंदर, जब से इशू होगा 15 दिन के अंदर आप इस पैसे को रिडीम करवा सकते हैं। वो कोड पॉलिटिकल पार्टी ले जाके अपने बैंक में देगी, उस कोड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ साल में सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं जब ऐसा किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ साल में 4 बार ही ऐसा होगा जब केंद्र सरकार को तो नहीं, एसबीआई इसको अथॉरिटी दिया गया तो एसबीआई इसको कर सकती है। मगर एक प्रोविज़न और भी है, अगर चुनावी माहौल जैसे अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इस दौरान भी एसबीआई चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकती है, ये प्रावधान बना हुआ है उसमें। बिल्कुल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। फिलहाल चुनाव भी बहुत नजदीक है, इस पे कितना असर पड़ेगा, किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या फिर बोल लीजिए बैन कर दिया, तो वो उसकी राय है, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि इसके पहले भी पार्टियां चंदा लेती थी मगर वो कैश में लेती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद से क्या हो गया कि पार्टियों को चंदा तो मिलता है, मगर अब उनके पास में एक डेटाबेस है और बैंक में भी डेटाबेस रहता है कि किसके थ्रू चंदा गया है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़े
तो ऑडिट हो पाएगा कि किन किन लोगों ने चंदा दिया, कैसे कैसे दिया। जैसे कि आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शन दिया कि आपको 24 घंटे 36 घंटे वॉटेवर में भी इस टाइम के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू किए आप डेटा दीजिए। एसबीआई के पास डेटा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अगर ये पहले हुआ रहता, कैश का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो पहले कभी पता नहीं चलता। अब चूंकि ऐसा सिस्टम था, केवाईसी था, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ मेंशन था, पता चल गया, तो ट्रांसपेरेंसी थी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होने के बाद से। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था। क्या क्योंकि आप एडवोकेट है तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि बैन किया गया तो किस आधार पे किया गया, कोई तो वजह उसमें जाहिर की गई होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बहुत सारी ब्लैक मनी इसके थ्रू चैनलाइज हो रही थी। लोग, एसबीआई कोई डिटेल नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है या फिर कोई प्रोविजन नहीं है कि आप लोगों के नाम बताइए किन किन लोगों ने आपको चंदा दिया। तो अगर मैं थोड़े पीछे जाऊं तो 2017 में जब इस एक्ट को, इस चेंजेस को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें 3 बदलाव आए थे 3 एक्ट में। आरबीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और कंपनीज एक्ट। चेंजेस ये आया कि चूंकि करेंसीज इशू करने का एक सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास में है, तो उसमें एक ऐड कर दिया गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक डेजिग्नेटेड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक इशू कर सकती है। तो उसके लिए एसबीआई को अथॉरिटी दिया गया, तो उस एसबीआई को एक पावर दिया गया कि आप भी एक डिनोमिनेशन इशू कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट में चेंजेस लाया गया। पहले कंपनीज को एक लिमिट तक रखा गया था कि आप इतना ही डोनेशन दे सकते हैं, उस कैपिंग को हटा दिया गया। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट में ये चेंजेस लाया गया कि कोई कौन कौन लोग, इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, कौन कौन आपको चंदा दे रही हैं, आपको यू नीड नॉट मेंशन देयर नेम्स पब्लिकली। तो ये इन चेंजेस के बाद में इसको लाया गया, ये बॉन्ड इशू हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यू आर सप्रेसिंग सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स, कि कौन लोग आपको चंदा दे रहे हैं, आप उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, अगर मेरा भी बैंक अकाउंट है, आपका भी बैंक अकाउंट है, बैंक हैव द अथॉरिटी टू उनके अंदर में, बैंक्स के अंदर में जो जो कस्टमर्स है उनकी प्रिवेसी मेंटेन करने की उनका पूरा हक है। अगर हर किसी का अगर प्रिवेसी वो डिस्क्लोज करने लगे कि इनके अकाउंट में इतना पैसा, इनके अकाउंट में इतना पैसा, दैट इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी। दूसरी बात, मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैंने कांग्रेस को चंदा दिया 2 करोड़ रुपए। एसबीआई ने मेरा नाम डिस्क्लोज कर दिया कि इस लोगों ने कांग्रेस को चंदा दिया 2 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में रहते हुए। इसका अदर साइड आप देखिए, टीएमसी वालों को अगर पता चला कि ये बंदा पश्चिम बंगाल में रह रहा है, उसके बावजूद ये कांग्रेस को चंदा दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो लोग लेकर के मेरे घर पे चले आएंगे। मेरी सिक्योरिटी का गारंटी कौन लेगा? अगर ये प्राइवेसी अगर ब्रीच होती है तो मेरे सिक्योरिटी का गारंटी कौन लेगा? आई एम इंडियन सिटीजन, आई हैव फ्री चॉइस, मैं किस पार्टी को पसंद करता हूँ, किसे नहीं करता, मैं किसे चंदा दूंगा, किसे नहीं दूंगा, ये मेरा चॉइस होना चाहिए। अगर ये डिटेल्स अगर डिस्क्लोज होने लगी तो मेरे सिक्योरिटी का डेटा ये कौन लेगा? बिल्कुल। लेकिन ये भी कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर हम लोग देखें तो लोगों का हक है कि किस पार्टी के पास कितना पैसा, कितना फंड आ रहा है और वो फंड कहाँ यूज किया जा रहा है, ये सब भी जानने का अधिकार है आम लोगों को। तो इस तरह से उनका भी तो हक जा रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आ रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑडिट में डिस्क्लोज कर देती है कि मुझे इतना पैसा आ रहा है, और हर कंपनी अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करती है कि मैंने एक इस ईयर में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। डिफरेंस ये है कि उस ना पॉलिटिकल पार्टी को ये है प्रेशर है कि आप नाम डिस्क्लोज कीजिए, ना कंपनी के ऊपर प्रेशर है कि आप नाम डिस्क्लोज कीजिए कि किसको किसको आपने चंदा दिया। रही बात खर्च करने की, तो जो भी इलेक्शन के दौरान में जो भी कैंडिडेट पैसे खर्च करते हैं, इलेक्शन कमीशन को उसका डेटा जाता है। इलेक्शन कमीशन इज ऑलवेज देयर टू ऑडिट द एक्सपेंसेस, ऑडिट करती है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ी पाया जाता है इसकी एक एक्शन लेती है। अब अगर हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को आरटीआई के अंदर लाया जाए तो देयर इज सर्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि करेंसीज और डिनोमिनेशन इशू करने का अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास होना चाहिए, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने बैन कर दिया। अब ये जैसे देखिए, ये है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ये सिर्फ 10 रुपए का है। इसका काम क्या है, ये आईपीओ आज मेरे हाथ में है, कल अगर मैं किसी का नाम लिख करके इसमें, अगर आपका नाम रिमझिम लिख करके अगर आपको दे देता हूँ, तो आप जा करके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाइए, 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिनोमिनेशन, और ये आज नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिनोमिनेशन? मुझे, मेरे पास कुछ पेपर है, करेंसी है, मैं गया बैंक में, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, दैट इज डिनोमिनेशन या करेंसी बोल लीजिए। ये भी तो वही हो गया, तो इस पर क्यों बैंड नहीं है? ब्लैक मनी तो यहाँ से भी चैनलाइज हो सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या बेनिफिट था, आपका जो भी अकाउंट रहेगा, जो भी डोनर होंगे, वो थ्रू अकाउंट ही पेमेंट कर सकते हैं, उनका केवाईसी वहाँ पे बैंक के पास में जमा रहेगा, ना वो कैश दे सकते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी कैश ले सकती है, वो भी अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कैश दे करके इसे खरीदा, आपके हाथ में रहेगा, आप जा करके वहाँ से कैश उठा सकती हैं, कोई डेटा नहीं रहेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा किसने लिया क्या किया। तो ये, इसे भी बैन कर देना चाहिए था, बट ये है नहीं है। रीज़न क्या है, ये जैसे एक मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी चोरियाँ होती है ना, वो किसी के नज़र में नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी चोरियाँ नज़र आ जाती हैं, तो ये वैसा ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कालाबाजारी हो रहा था। नहीं हो रहा था, कैसे होगा? देखिए, मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में दे रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट से दे रहा हूँ, तो सारा तो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड है, तो कालाबाजारी होगा कैसे? कालाबाजारी तब होता कि 5,000 रुपये मैंने आपको दिया कांग्रेस के नाम पे चंदा, 500 रुपये आपने पार्टी फंड में जमा करवाए, 4,500 रुपये आपने अपने अकाउंट में जमा करवाए। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये 4,500 रुपये कहाँ से आया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने 5,000 रुपये कहाँ खर्च किए, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन कुछ कंपनी का भी कुछ नियम होता है, उसमें ये कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज ही आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं कितने जगह पे ऐसा देखा गया है कि कंपनीज जो है वो लॉस में जा रही है, लेकिन वो फिर भी दान दे रही है, चंदा दे रही है। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं तो ब्लैक मनी है। नहीं, देखिए, अगर इस तरीके का कुछ अगर है कि लोग लॉस में जा कर के भी किसी को चंदा दे रहे हैं, किसी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, तो वो ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मगर एक बार आप और भी सोचिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा रिलीज़ हुआ कि कौन सी पार्टीज़ ने कितना सबसे ज़्यादा चंदा लिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नाम किसका आया? भारतीय जनता पार्टी का, करीब-करीब 6,900 करोड़ रुपया उनको चंदा मिला। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम कौन-सा आया? तृणमूल कांग्रेस का, जिसने करीब-करीब साढ़े 1397 करोड़ लगभग ऐसा-ऐसा कुछ चंदा लिया। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे तृणमूल की सरकार जो है पिछले 12-13 साल से यहाँ पे शासन में है। आप एक नाम आप खुद से सोच करके देखिए, यहाँ पे 13 साल के शासन काल में एक भी इंडस्ट्री लगा क्या? नहीं लगा। लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पे इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उनको 1300-1400 करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है। मामला तो ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, बावजूद उसके पूरे देश भर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसको इतना बड़ा चंदा मिला, उस पर कोई बवाल नहीं मच रहा। बिल्कुल, हम किसी पार्टी को लेकर ये अभी सवाल नहीं करना चाहते, हम बस आम लोगों को ये समझाना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है, लोगों पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा, चुनाव पर भी अदर असर पड़ेगा। तो सबसे पहला तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो डिटेल्स को नहीं इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाना चाहती है, नहीं समझाना चाहती है। बात अगर टीएमसी की करें तो एकदम अजीबो-गरीब बयान सुनने को मिलते हैं कि कौन रख कर चला गया, हमें नहीं पता, हमें डिटेल्स नहीं पता, तो हम कैसे इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाएँ डिटेल्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि एसबीआई चाहे तो डिटेल्स दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये नियम के खिलाफ है और किसी का भी डिटेल्स ऐसे नहीं शेयर किया जाना चाहिए, जबकि विपक्षी दल के तमाम पार्टियां अपनी डिटेल्स शेयर करने को तैयार है, और वो बता भी रहे, ज्यादातर पार्टी बता भी रहे हैं कि कहाँ से उन्हें फंड मिला है, चंदा कहाँ से मिला है। टीएमसी बताए कहाँ से उन्हें चंदा मिला है, जेडीयू बताए कहाँ से उन्हें चंदा मिला है, बीआरएस बताए वहाँ उसे कहाँ से चंदा मिला है। देखिए, जो भी पार्टियाँ अगर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं बता सकता कि मुझे चंदा कहाँ से मिला है, उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया ना। एक सेफ्टी इशू भी एक बोल करके कोई चीज़ होती है, राइट टू प्रिवेसी भी कुछ चीज़ होती है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। कहीं ना कहीं देखिए, पैसे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है।
आज अगर किसी भी अपोजिशन को, जो यहाँ पे जैसे तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी विपक्ष में है, अगर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि इस बंदे ने, इस XYZ कंपनी ने उस अपोजिशन पार्टी को इतना बड़ा चंदा दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है, तो लोग तो वहाँ पे जाएंगे। तो उनकी सेफ्टी की गारंटी भी तो उस पार्टी को लेनी पड़ेगी जिन्हें ये मिल रहा है। इसी तरह डिस्क्लोजर के नाम पे अगर मेरा हर डिटेल अगर हर किसी को पता चलने लगे तो मेरे भी तो राइट्स लिफ्ट ये है, रिस्क है, मेरी भी तो प्राइवेसी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन लेती है। बस सिंपल सी बात है। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए था और इसमें मतलब डिटेल्स शेयर किया जाना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि कौन कहाँ से कालाबाजारी का कुछ वो बात तो नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, अगर किसी के सुप्रीम कोर्ट ने को अगर ऐसा लगता है कि इसके थ्रू ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, ब्लैक मनी चैनलाइज हो रही थी, आप उसमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ला देते, आप डायरेक्टिव ला दीजिए कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। अगर डिटेल देने की भी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहते कि आप मुझे सील्ड दीजिए, दिस विल बी प्रोटेक्टेड और कहीं पे भी शेयर नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज देने के लिए बाउंड होती, मगर ऐसा नहीं होकर के पूरे ब्लैंकेट ऑर्डर दे करके किसी चीज़ को प्योरली बैन कर देना मुझे नहीं लगता यह ठीक था, क्योंकि जो पैसे जा रहे थे वो बाई अकाउंट जा रहे थे, कोई कैश ट्रांजैक्शन की कोई जगह ही नहीं थी। कैश होता तो समझ में आता प्योरली ब्लैक मनी है, अकाउंट के थ्रू जा रहा था, सारा डेटा रहेगा, सारा ऑडिटेड रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।